हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका वेदांत एकेडमी चैनल पर। आज हम करने वाले हैं 12th क्लास की पोल साइंस का चैप्टर नंबर 7, बुक 1 का चैप्टर नंबर 7, जो कि आपका लास्ट चैप्टर है। उसके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो हमने इसमें कौन कौन से क्वेश्चन ले रखे? 2 मार्क्स क्वेश्चन है, 4 मार्क्स है और 6 मार्क्स क्वेश्चन है। आपको किस तरीके से कितने शब्दों में लिखने हैं वो आपको देखना है और अच्छे से वीडियो देखनी है, ठीक है। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सामाजिक सुरक्षा कवच से आप क्या समझते हैं? सामाजिक सुरक्षा कवच क्या है? तो इसमें आप बताएंगे सामाजिक सुरक्षा कवच से आशय सरकार द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों, शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता, भोजन, रोजगार और सामाजिक कल्याण की सुविधाएं उपलब्ध कराना, जिससे नागरिकों को जीवन की बुनियादी आवश्यकताएं की सुरक्षा मिल सके। आपको जो सुरक्षा कवच है इसमें बताना है जो कि जो कमजोर वर्ग है उनको आर्थिक रूप से उनका क्या करना, उनको विकसित करना, आर्थिक सहायता देकर शिक्षा देना, समाज के लोगों को शिक्षा देना, जनता को शिक्षा देना, ताकि लोग पढ़े लिखे विकसित हो और जो भी हिंसा वाली घटना है वो कम हो। स्वास्थ्य सेवाएं उन्हें अच्छी उपलब्ध कराना, अगर कोई बीमारी, कोई महामारी फैल रही है तो उनसे निपटा जा सके। स्वच्छता, चारों तरफ उनको स्वच्छता के लिए जागरूक करना। भोजन, जो सभी लोगों को, सभी जो जितने भी लोग हैं सभी को कम से कम 2 टाइम का भोजन मिलना चाहिए। रोजगार, सभी को रोजगार मिले ताकि अपना वो जीवन यापन कर सकें, ठीक है। और समाज, इसमें और सामाजिक कल्याण की सुविधाएं उपलब्ध कराता है कौन? सरकार, जिसमें नागरिकों को जीवन की बुनियादी आवश्यकताओं की सुरक्षा मिल जाती है और जो नागरिकों की जो बेसिक नीड्स है तो उसकी सुरक्षा हो जाती है, ठीक है। तो आपको क्लियर हो गया। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई 2 महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संस्थाओं के नाम बताएं। आपको कोई भी जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं होती है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, तो उनके नाम बताने जो कि आर्थिक चीजों के लिए कार्य करती है, ठीक है। तो आप इसमें बताएंगे 2 आर्थिक संस्थाओं के नाम बता सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, विश्व बैंक, और प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संस्थाएं हैं। अब जो प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संस्थाओं में आप किन 2 के नाम बता सकते हैं? पहला IMF यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, और दूसरा बता सकते हैं विश्व बैंक यानी जो है प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय क्या संगठन है। IMF वैश्विक वित्तीय स्थिरता बनाए रखने में सहायता करता है। जो IMF है यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो कि संगठन है, वो क्या करता है? वैश्विक वित्तीय स्थिरता बनाए रखता है, यानी जो फाइनेंशियल है स्टेबल रखता है चीजों को। और जो आर्थिक है, जो विश्व बैंक है वो क्या करता है? विकासशील देशों को आर्थिक विकास के लिए ऋण और सहायता प्रदान करता है। विश्व बैंक का काम क्या है? जो जो विकासशील देश है उनको आर्थिक सहायता प्रदान करना और ऋण देना, ठीक है। तो अंतरराष्ट्रीय 2 संस्थाएं आपको बतानी है जो कि आर्थिक रूप से कार्य करती हैं, IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, और विश्व बैंक, और उनके कार्य, ठीक है। प्रश्न नंबर 3 है, संचार के क्षेत्रों में 3 क्रांतिकारी साधनों के नाम लिखिए। आपने पढ़ा होगा कि जो है वैश्वीकरण में किन किन चीजों का प्रभाव होता है? विचार, लोगों का प्रभाव होता है, पूंजी का प्रभाव होता है। तो उसमें जो इनके प्रभाव को तेज करने में और सुलभ बनाने में कौन कौन से जो है साधन है जो जिन्होंने क्रांतिकारी लाए हैं इनको बढ़ाने में, ठीक है। तो आपको इनमें नाम बताने हैं। संचार के क्षेत्र में टेलीग्राफ, टेलीफोन, माइक्रोचिप क्रांतिकारी साधन माने जाते हैं। वो 3 कौन कौन से साधन है जो इसको वैश्वीकरण में क्रांतिकारी साधन माने जाते हैं? टेलीग्राफ, टेलीफोन, माइक्रोचिप। इन साधनों ने सूचना के आदान प्रदान को तेज, सुलभ और विश्वव्यापी बनाया है और वैश्विक संपर्क और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा दिया है। और इन्होंने क्या किया? जो इसको जो सूचना को क्या किया है? बहुत तेज किया है, सुलभ बनाया और विश्वव्यापी यानी वर्ल्ड वाइड उसको फैलाया है। वैश्विक संपर्क और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्वीकरण में किसका मुक्त प्रभाव होता है? वैश्वीकरण में कौन कौन सी चीजें हैं, वस्तु है जिनका मुक्त प्रभाव होता है? कौन कौन से घटक हैं? तो उत्तर में आप बता सकते हैं वैश्वीकरण में पूंजी, वस्तुओं, सेवाओं, विचारों और श्रम का मुक्त प्रभाव होता है। तो किन किन चीजों का मुक्त प्रभाव होता है? पूंजी, वस्तुएं, श्रम और विचारों का मुक्त प्रभाव होता है।
और इसके माध्यम से देशों के बीच आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक संपर्क बढ़ता है। अब ये जो जो मुक्त प्रवाह होता है जिन भी चीजों का, उनके प्रवाह होने से क्या होता है समाज में, विश्व स्तर पर देशों के बीच क्या किसमें मतलब संबंध स्थापित होते हैं, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक संपर्क बढ़ता है विश्व स्तर पर, और जिससे विश्व के एक साझा बाजार और आपसी निर्भरता की ओर बढ़ता है। एक दूसरे पर देश निर्भर हो जाते हैं और एक साझा बाजार स्थापित होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 5, विकसित देशों की वीजा नीति क्या है, बताइए। कोई भी इंसान एक देश से दूसरे देश में जाता है तो उसके लिए पासपोर्ट, वीजा बनवाना पड़ता है। तो अब जो विकसित देश है उनके नियम क्या है, वीजा नीति, उनके वीजा नीति के नियम क्या है वो बताने आपको। विकसित देशों की वीजा नीति सामान्यतः कड़ी होती है। विकसित देशों की जो वीजा नीति है कैसी होती है, सामान्यतः कड़ी होती है। अब इसका कारण क्या है, क्यों ये इसको मतलब इतने कड़े नियम बनाते हैं अपनी वीजा नीति में। विकासशील देशों के नागरिकों को सीमित संख्या में वीजा देते हैं ताकि रोजगार के अवसर अपने नागरिकों के लिए सुरक्षित रहे और अवैध प्रवासन और बेरोजगारी की समस्या से बचा जा सके। जो उनकी वीजा नीति है कैसी है, कड़ी है। अब वो कड़ी वीजा नीति यानी इतनी कठोर वीजा, जो इतने कठोर नियम वीजा नीति बना रखे, वो क्यों बना रखे, क्योंकि वो नागरिकों को सीमित संख्या में वीजा दे। किनके, विकासशील देशों के जितने भी नागरिक हैं उनको सीमित संख्या में वीजा दे सके, और जो उनके जो देश में रोजगार है उन रोजगार को सुरक्षित रख रखे अपने जनता के लिए। ठीक है, और इससे क्या क्या होता है, इससे अवैध प्रवासन, अगर जो वीजा नीति है उसको अगर इतना कड़ा नहीं बनाया जाएगा तो हर कोई जाकर वहां पे रोजगार करेगा और बहुत बड़ी संख्या में लोग एक देश से दूसरे देश में जाना पसंद करेंगे, जिससे क्या होगा, अवैध प्रवासन होगा और वहां पे बेरोजगारी की समस्या आएगी। ठीक है, तो विकसित देश अपनी वीजा नीति कैसी रखते हैं, आप इसे बता सकते हो क्यों रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है संरक्षणवाद क्या है। संरक्षणवाद क्या है, इसमें आपको बताना है जो संरक्षणवाद वह आर्थिक नीति है जिसके अंतर्गत सरकार घरेलू उद्योगों उत्पादों को विदेशी प्रतिस्पर्धा से बचाने के लिए आयात पर प्रतिबंध और ऊंचे शुल्क और अन्य नियंत्रण लगाती है। अब देशों के द्वारा जो संरक्षणवाद क्यों अपनाया जाता है, उनकी एक आर्थिक नीति होती है जो कि जो उनके अंदर के घरेलू उद्योग है और जो उनके उत्पादक है, जो भी उनके प्रोडक्ट है, उनको बचाया जा सके। ठीक है, और इसके लिए वो क्या करते हैं, उनको बचाने के लिए क्या करते हैं, प्रतिबंध लगाते हैं, ऊंचे शुल्क लगाते हैं, भारी टैक्स लगाते हैं और अन्य नियंत्रण लगाते हैं। ठीक है, और भारत ने 1991 में पहले यह नीति व्यापक रूप से अपनाई। भारत ने यह नीति कब अपनाई थी, संरक्षणवाद की जो कि आर्थिक नीति है, कब अपनाई थी, 1991 में। तो आपको संरक्षणवाद में क्या बताना है, आर्थिक नीति है, और इसमें ये सरकार क्यों इस नीति को लागू करती है, क्योंकि जो उनके घरेलू उद्योग है और जो उत्पादों की विदेशी प्रतिस्पर्धा है उसको बचाने के लिए। और उसको बचाते किस तरीके से, प्रतिबंध लगाकर, ऊंचे शुल्क लगाकर और अन्य नियंत्रण द्वारा। और भारत ने इसको कब लागू किया था, 1991 में से यह पहले नीति व्यापक रूप से भारत में अपनाई गई। ठीक है, प्रश्न नंबर 7 है वैश्वीकरण के 2 नकारात्मक प्रभाव बताइए। अब वैश्वीकरण हुआ विश्व स्तर पर तो उसके कुछ सकारात्मक प्रभाव भी होंगे, नकारात्मक प्रभाव भी होंगे, तो उसमें आपको नकारात्मक प्रभाव है वे बताने। ठीक है, तो आप उत्तर में बताएंगे वैश्वीकरण के कारण सरकारों ने गरीबों और वंचित वर्गों के कल्याण कार्यों से हाथ खींच लिया, साथ ही विकासशील देशों की स्थानीय संस्कृतियां प्रभावित हो रही हैं और पश्चिमी संस्कृति प्रभावी तेजी से बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो जो भी विकासशील देश है उनकी सरकारों ने वैश्वीकरण के कारण उन पर नकारात्मक प्रभाव किस तरीके से पड़ा, जो कि गरीब और वंचित वर्ग यानी सामाजिक कल्याण के जो कार्य है उन पर ज्यादा ध्यान न देकर अपनी जो सुरक्षा नीति है और जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा नीति है उस पर ज्यादा, और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार उस पर ज्यादा ध्यान देने लग गए, ना कि जो सामाजिक कल्याण कार्य थे उस पर कम ध्यान देते हैं, जिसके वो वैश्वीकरण का नकारात्मक प्रभाव है एक विकासशील देशों में। और विकासशील देशों में स्थानीय संस्कृतियां प्रभावित हो रही हैं, और जो विकासशील देश है तो जो वहां के लोग हैं वो किसको अपना रहे हैं, जो विकसित देश है उनकी संस्कृति को, यानी वो संस्कृति कहाँ की है, पश्चिमी संस्कृतियां। तो इस तरीके से आप 2 इसमें क्या बता सकते हैं, 2 नंबर का क्वेश्चन है जो कि नकारात्मक प्रभाव है, सरकार का सामाजिक कल्याण से ध्यान हटना और विकासशील देशों की संस्कृति पर पश्चिमी संस्कृति का हावी होना। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 8, मैकडोनाल्डीकरण का क्या अर्थ है? ठीक है, तो मैकडोनाल्डीकरण क्या है आप इसमें बताएंगे। मैकडोनाल्डीकरण का अर्थ है विभिन्न देशों में पश्चिमी, विशेषकर अमेरिकी संस्कृति। अब पश्चिमी, पश्चिमी में किस संस्कृति की? जो अमेरिका की संस्कृति है उसको प्रसार होना मैकडोनाल्डीकरण है। इसके कारण क्या हुआ? खान पान, पहनावा, जीवन शैली और पश्चिमी संस्कृति का प्रभाव बढ़ता और पारंपरिक सांस्कृतिक पहचान कमजोर होती जाती है। ठीक है, मैकडोनाल्डीकरण में आपको क्या बताना है, जो पश्चिमी देश है, खासकर जो अमेरिका देश है, उसकी संस्कृति को विकासशील देशों में अपनाया जा रहा है, जिसके कारण क्या हो रहा है, लोगों के जो खान पान है उसमें बदलाव आ रहा है, पहनावे में बदलाव आ रहा है, जीवन शैली में बदलाव आ रहा है। ठीक है, तो पश्चिमी संस्कृति का प्रभाव बढ़ता जा रहा है और पारंपरिक सांस्कृतिक पहचान कमजोर होती जा रही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है, वर्ल्ड सोशल फोरम के तहत कौन से समूह वैश्वीकरण का विरोध कर रहे हैं? वर्ल्ड सोशल फोरम संगठन है जिसमें उन समुदायों को, उन समूहों को रखा गया है जो वैश्वीकरण का विरोध करते हैं, क्योंकि वैश्वीकरण के सकारात्मक प्रभाव भी है और नकारात्मक प्रभाव भी है। तो नकारात्मक प्रभाव को देखते हुए इन समूहों के द्वारा वैश्वीकरण का विरोध किया जा रहा है। ठीक है, तो अब हम इसमें देखेंगे कौन कौन से इसमें समूह है। वर्ल्ड सोशल फोरम के अंतर्गत मानव अधिकार कार्यकर्ता, यानी जो मानव अधिकार होते हैं, जो मानव के अधिकारों के लिए कार्य करते हैं, वे समूह इसमें क्या है, शामिल है। पर्यावरणविद कौन होते हैं? जो पर्यावरण को लेकर चिंतित रहते हैं और उनके कल्याण के लिए कार्य करते हैं, पर्यावरण को बचाते हैं। महिलाएं वर्ग, महिलाएं वर्ग किस तरीके से, जो महिलाओं के द्वारा संगठन बनाया जाता है और अपने ही, यानी फेमिनाइन बोल सकते हैं, यानी महिलाओं के लिए कार्य किए जाते हैं। मजदूर संगठन और सामाजिक कार्यकर्ता वैश्वीकरण का विरोध कर रहे हैं और असमूह समानता, सामाजिक न्याय और पर्यावरण संरक्षण के पक्ष में आवाज उठाते हैं। तो इसमें कौन कौन से समूह है? मानव अधिकार, यानी जो मानवों के अधिकार के लिए कार्य करते हैं। पर्यावरणविद, जो पर्यावरण को बचाने के लिए कार्य करते हैं। महिलाएं, मजदूर संगठन और सामाजिक कार्यकर्ता। और यह समूह क्या कर रहे हैं? समानता, सामाजिक न्याय और पर्यावरण संरक्षण के पक्ष में आवाज उठाते हैं। तो इस प्रकार से आप जो है समूह बता सकते हैं किनके द्वारा विरोध किया जा रहा है और क्यों विरोध किया जा रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 10, विज्ञान और प्रौद्योगिकी का वैश्वीकरण पर क्या प्रभाव पड़ा? विज्ञान और प्रौद्योगिकी, विज्ञान से और प्रौद्योगिकी से वैश्वीकरण पर क्या प्रभाव पड़ा वो आपको बताना है। जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा, माइक्रोचिप होगी, टेलीग्राफ हो गया, माइक्रोफोन हो गया, सॉरी टेलीफोन हो गया। तो ये जो संचार के साधन है, इन्होंने किस प्रकार से वैश्वीकरण को प्रभावित किया है? तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास से संचार और परिवहन में तीव्र प्रगति हुई है। अब जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी से क्या हुआ, जो संचार होते हैं, यानी जो हमारे द्वारा एक जगह से दूसरी जगह सूचना भेजी जाती है, और परिवहन में क्या हुआ, तीव्र प्रगति हुई है। जो कि आजकल, पहले के जमाने में इतने एरोप्लेन, मतलब हवाई यात्रा के लिए कोई इतने साधन नहीं थे। आज हम 1 घंटे में काफी दूरी क्या है तय कर सकते हैं और एक देश से दूसरी जगह जा सकते हैं। तो जो संचार है और परिवहन को तीव्र किया है किसने? विज्ञान और प्रौद्योगिकी ने। ठीक है, इसके परिणाम स्वरूप विश्व के विभिन्न देशों के बीच पारस्परिक जुड़ाव और परस्पर निर्भरता हुई है। जो पारस्परिक जुड़ाव है देशों के बीच वो भी बढ़ा है और परस्पर निर्भरता बढ़ी है, जिससे वैश्वीकरण की परस्पर निर्भरता, जैसे कि किसी देश के द्वारा जैसे अच्छी सैन्य शक्ति बनाने के लिए अपने एक देश दूसरे देश को, जो विकासशील देश है, विकसित देश से क्या ले सकता है? अपनी सैन्य शक्ति अच्छी बनाने के लिए उससे हथियार ले सकता है। इस तरीके से एक दूसरे पर निर्भर हुए हैं। ठीक है, और पारस्परिक जुड़ाव हुआ है, जिससे वैश्वीकरण की प्रक्रिया को गति मिली है और अंतरराष्ट्रीय संपर्क सशक्त हुए, यानी मजबूत हुए। सशक्त यानी मजबूत हुए। जो अंतरराष्ट्रीय संपर्क है एक देश से दूसरे देश के बीच क्या है, वो सशक्त हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारे 2 नंबर के जो क्वेश्चन है वो खत्म होते हैं। हम करने वाले हैं 4 मार्क्स क्वेश्चन, जो आपको कितने वर्ड्स में लिखने हैं? 100 से 120 वर्ड्स। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, वैश्वीकरण के आर्थिक प्रभाव बताइए। अब वैश्वीकरण है, वैश्वीकरण में हमने किन किन चीजों को पढ़ा था? आर्थिक प्रभाव, आर्थिक, सामाजिक
और राजनीतिक। तो आपको बताना जो वैश्वीकरण में आर्थिक प्रभाव किस तरीके से हुआ है। तो वैश्वीकरण ने विश्व अर्थव्यवस्था को गहराई से प्रभावित किया है। अब वैश्वीकरण के कारण क्या हुआ, जो विश्व की अर्थव्यवस्था है, जो विश्व की इकोनॉमी है, उसको गहराई से प्रभावित किया है। समान व्यापारिक श्रम कानूनों के माध्यम से आर्थिक विकास को संतुलित करने का प्रयास किया गया है। जो आर्थिक विकास का संतुलन किसके द्वारा वो संतुलित किया गया है, समान व्यापार और श्रम, श्रम सभी को समान मिल सके और व्यापार में सभी के लिए नीतियां भी समान हो, ठीक है। परंतु अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के नियमों का निर्धारण मुख्यतः पश्चिमी देशों द्वारा किया गया है। और जो इसमें जो जैसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है तो उसके नियमों का निर्धारण कौन करता है, पश्चिमी देश यानी विकसित देशों के द्वारा किया जाता है ज्यादातर। और बहुराष्ट्रीय कंपनियों के बढ़ते प्रभाव से घरेलू और लघु उद्योग, इसके साथ ही प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, विनिवेश, उदारीकरण जैसी आर्थिक सुधार नीतियां विश्व के अनेक देशों में लागू की गई हैं, जिससे पूंजी का प्रभाव बढ़ा है और बाजारों का विस्तार हुआ है। जैसे कि हम अपने देश से, जैसे विकासशील देश के जो जनता है, जो लोग हैं, जो विकसित देश है, वहां पे अपना निवेश कर सकते हैं। और विनिवेश, उदारीकरण की नीति अपनाई जा रही है देशों के द्वारा, जिससे जो है आर्थिक प्रभाव पड़ रहे हैं। तो इस तरह से आप है इसमें बता सकते हैं कि जो आर्थिक प्रभाव है कौन कौन से है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सांस्कृतिक समरूपता और सांस्कृतिक विविधीकरण, यानी जो संस्कृति है किस प्रकार से अलग अलग है और जो संस्कृति है वो समान है। आप इसके अंतर स्पष्ट किस प्रकार से करेंगे। सांस्कृतिक समरूपता का अर्थ है पश्चिमी संस्कृति का पूरे देश में प्रसार और जिसके कारण एक समान वैश्विक संस्कृति का विकास होता है। अब सांस्कृतिक समरूपता में आपको बताना है जो पश्चिमी संस्कृति है उसका विश्व भर में प्रसार होना और सभी देशों के द्वारा उस संस्कृति को अपनाया जा रहा है, जिससे कि सांस्कृतिक समरूपता को बढ़ावा मिल रहा है, ठीक है। और स्थानीय संस्कृतियां कमजोर पड़ने लगती है, जिससे क्या होता है, स्थानीय जो संस्कृतियां वो कमजोर पड़ने लगती है। तो सांस्कृतिक विविधीकरण क्या है, सांस्कृतिक विविधीकरण में आपको बताना है विभिन्न देशों की संस्कृतियां एक दूसरे के संपर्क में आते ही उनकी अच्छी विशेषताओं को अपनाती है और इस प्रक्रिया से प्रत्येक संस्कृति अपनी मौलिक पहचान भी बनाए रखती है, ठीक है। तो सांस्कृतिक विविधीकरण में आपको बताना है जो पश्चिमी संस्कृति है उससे अच्छी चीजों को अपनाना किसी भी विकासशील देशों के द्वारा, और उससे क्या होता है कि उसके जो अपनी मौलिक पहचान है, जो अपनी उसकी पुरानी संस्कृति है वो बनी रहती है और क्या होता है उसका अधिक समृद्ध होते हैं, ठीक है। समृद्ध यानी संपन्न होते, विविधता पूर्ण बनती है, जिससे सांस्कृतिक आदान प्रदान और सह अस्तित्व को बढ़ावा मिलता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको सांस्कृतिक समरूपता क्या होती है वह बताना और सांस्कृतिक विविधीकरण। सांस्कृतिक समरूपता पश्चिमी देशों की संस्कृति का पूरे देश में प्रसार होना और सभी देशों के द्वारा उसको अपनाना इस सांस्कृतिक समरूपता को दिखाता है। और इसके विपरीत सांस्कृतिक विविधीकरण क्या है, जिसमें है जो पश्चिमी देशों की संस्कृति है उसमें कुछ विशेष कुछ अच्छी चीजों को अपनी संस्कृति में लागू करना और अपनी मौलिक पहचान को बनाए रखना और उसको अधिक समृद्ध बनाना सांस्कृतिक विविधीकरण बता सकते हैं आप, ठीक है। प्रश्न नंबर 3 है वैश्वीकरण का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा। वैश्वीकरण के कारण भारत पर किस तरीके के प्रभाव पड़े हैं वे आपको बताने हैं। तो वैश्वीकरण के कारण भारत में तीव्र आर्थिक विकास हुआ है, देखने को मिला है, विदेशी निवेश बढ़ा है और रोजगार के नए अवसर उपलब्ध हुए। तो आपको क्या क्या बताना है इसमें, जो है भारत पर क्या प्रभाव पड़े, तीव्र आर्थिक विकास हुआ है, यानी भारत के जो आर्थिक विकास है, इकोनॉमिक कंडीशन है वो अच्छी हुई है, बहुत तीव्र, ठीक है। और विदेशी निवेश बढ़ा है, भारत में क्या है विदेशी निवेश भी बढ़ा है और रोजगार के नए अवसर बढ़े, यानी विदेशी निवेश बढ़ा है, विकसित देशों के द्वारा भारत में क्या है कंपनियां लगाई गई, उद्योग लगाए गए, जिससे रोजगार के नए अवसर भी उपलब्ध हुए। तो इस तरह से आप इसमें 3-4 पॉइंट बता सकते हैं क्या क्या प्रभाव पड़े। और आगे आप बता सकते हैं भारतीय उद्योगों को वैश्विक बाजार से जुड़ने का मौका मिला है। और 4th पॉइंट आपको क्या बताना, जो भारत के उद्योग है उनको क्या है वैश्विक बाजार से यानी विश्व स्तर पर व्यापार करने का मौका मिला है। हालांकि घरेलू उद्योगों के सामने नई चुनौतियां भी आई हैं और इसके साथ ही विश्व राजनीति में भारत की भूमिका और महत्व में वृद्धि हुई है।
हालांकि इसका एक नेगेटिव पॉइंट भी है कि जो घरेलू उद्योग है भारत के, उनको चुनौतियों का सामना भी करना पड़ा है, क्योंकि जो विकसित देशों की कंपनियां हमारे भारत में लगाई जा रही है, उद्योग स्थापित किए जा रहे हैं, तो उसमें अच्छी क्वालिटी के सामान उपलब्ध है, प्रोडक्ट उपलब्ध है, तो लोग उन्हें ज्यादा पसंद करते हैं खरीदना। लेकिन जो घरेलू उद्योग के वो अभी इतने मतलब इतनी क्वालिटी के सामान उपलब्ध नहीं करा पा रहे, तो जिनको क्या है, उनको चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। क्यों? क्योंकि उनके जो प्रोडक्ट है वो नहीं बिच रहे हैं, क्योंकि जो विकसित देशों की कंपनियां है उनके लगने से। और भारत का भूमिका और महत्व बढ़ा किसकी, जो वैश्विक राजनीति है उसमें। ठीक है, इस तरीके से आप जो भारत पर वैश्वीकरण का प्रभाव पड़ा है वह बता सकते हैं। पहला क्या बताना है, आर्थिक विकास हुआ है, ठीक है, और इसमें क्या हुआ है, निवेश हुआ है किसका, विदेशी, और रोजगार के नए अवसर आए हैं, ठीक है, जिससे वैश्विक बाजार से जुड़ने का मौका मिला है भारत के घरेलू उद्योगों को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, वैश्वीकरण के विरोध और इस बारे में बनी राजनीतिक सहमति पर भारत के परिप्रेक्ष्य पर चर्चा करें। यानी वैश्वीकरण का विरोध होता है और इस बारे में बनी राजनीतिक सहमति, और जो वैश्वीकरण की राजनीतिक है उसमें भारत का क्या सहमति रखता है, उस पर हमें चर्चा करनी है। तो उत्तर में आप बताएंगे, भारत में 1991 से शुरू हुए आर्थिक सुधारों का वामपंथी और कुछ दक्षिणपंथी दलों ने विरोध किया है। तो भारत ने जो अपने आर्थिक सुधार कब किए थे, कब से शुरू किए, 1991 से। इससे सुधारों को देखते हुए जो वामपंथी लोग थे और कुछ दक्षिणपंथी दल थे, उनके द्वारा विरोध किया गया है। वाम दलों ने राजनीतिक और सांस्कृतिक प्रभाव पर अधिक आपत्ति जताई है। जो वामपंथी विचारधारा के लोग हैं वो क्या बोलते हैं, जो राजनीतिक और सांस्कृतिक बदलाव आ रहे हैं उन पर अपनी आपत्ति जताई है, यानी उस पर विरोध किया है। फिर भी समय के साथ राजनीतिक सहमति बनी और उदारीकरण व खुलेपन की नीति विभिन्न सरकारों द्वारा बिना रुकावट के जारी रखी गई। ठीक है, जो वामपंथी लोग हैं उनके द्वारा राजनीतिक और सांस्कृतिक प्रभाव को देखते हुए उनके विरोध भी किया, परंतु भारत ने क्या किया, इसको अनदेखा करते हुए, इसको दबाते हुए राजनीतिक सहमति बनी है और उदारीकरण पर खुलेपन की नीति अपनाई है। जो राजनीतिक सहमति भी बनी है वैश्विक स्तर पर, और भारत ने उदारीकरण और खुलेपन की नीति भी अपनाई है, जिससे कि अन्य देशों के द्वारा भारत में उद्योग स्थापित किए जाए और रोजगार उपलब्ध हो, जिससे कि हमारी आर्थिक स्थिति भी अच्छी हो, और विभिन्न सरकारों द्वारा बिना रुकावट के जारी रखी गई। और हमारे देश में समय समय पर सरकारें आई तो उनके द्वारा यह नीतियां समय समय पर लागू की गई। ठीक है, इस तरीके से आप जो भारत के परिप्रेक्ष्य है वैश्वीकरण का विरोध और राजनीतिक सहमति बताएंगे। ठीक है, प्रश्न नंबर 5 है, वैश्वीकरण के कारण राज्य की क्षमता में कमी आती है, बताइए। ठीक है, तो वैश्वीकरण के कारण जो राज्य है, जो सरकार है, तो उसकी क्षमता में किस तरीके से कमी आती है, पहले किस मामलों पर ज्यादा ध्यान देता था और वैश्वीकरण होने के बाद फिर किस प्रकार से उसने जो है कल्याणकारी कार्य है, सामाजिक कार्य है, उनसे काम अपना ध्यान हटा लिया है और अन्य मुद्दों पर ज्यादा ध्यान देने लग गया। तो उत्तर में आप बताएंगे, वैश्वीकरण के कारण कल्याणकारी राज्य का स्थान उदारवादी राज्य ने ले लिया है। वैश्वीकरण के कारण जो राज्य की जो क्षमता है कम हो रही, क्यों हो रही है, कि जो कल्याणकारी राज्य का स्थान है उदारवादी राज्य ने ले लिया है। अब कल्याणकारी राज्य में क्या है, जो कि लोगों को, जो जनता है देश की, उसको क्या प्रोवाइड किया जाता था, अच्छी शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य जो है फैसिलिटी उन्हें दी जाती थी, उस पर ज्यादा ध्यान दिया जाता था। लेकिन जब से वैश्वीकरण आया तो उदारवादी नीति अपनाई है, यानी उदारीकरण को अपनाया है और उन नीतियों को बनाने में ज्यादा ध्यान देने लगी है सरकार, जिससे कि जो कल्याणकारी की जो कार्य है उस पर कम ध्यान देती है। ठीक है, अहस्तक्षेप की नीति अपनाने से राज्य के कार्य क्षेत्र में कमी आई है और अहस्तक्षेप की नीति अपनाई है। अब अहस्तक्षेप की नीति किस प्रकार से, सरकार के द्वारा कहा गया कि जो हमारे जो कानून हम बनाएंगे वो सुरक्षा को लेकर, ज्यादातर सुरक्षा और अंतरराष्ट्रीय व्यापार को लेकर बनाने पे ध्यान देंगे, और जो अन्य जो कल्याणकारी राज्य कार्य है उस पर उन्होंने अहस्तक्षेप की नीति को अपनाया है। ठीक है, अब राज्य का मुख्य कार्य है सुरक्षा, कानून व्यवस्था और विदेशी संबंधों तक सीमित रह गया है, और उन्होंने अहस्तक्षेप की नीति अपनाई है, तो जिससे उनका मुख्य कार्य क्या क्या रह गए हैं, कार्य सुरक्षा, कानून व्यवस्था और विदेशी संबंध तक सीमित रह गए हैं। आर्थिक और सामाजिक प्राथमिकताओं का निर्धारण राज्य की बजाय बाजार द्वारा किया जाने लगा। जो आर्थिक और सामाजिक प्राथमिकताओं का निर्धारण राज्य की जगह किसके द्वारा किया जाने लगा, बाजार द्वारा किया जाने लगा। यानी जो व्यापारी लोग हैं उनके द्वारा
जो इनकी प्राथमिकताओं को क्या किया जाने लग गया, डिसीजन लेने लग गए, जिससे राज्य की भूमिका और क्षमता कमजोर हुई है। ठीक है, इस तरीके से आप बताएंगे जो है राज्य की क्षमता कम क्यों हो रही है, इसमें कल्याणकारी कार्य करने में। तो वैश्वीकरण के कारण कल्याणकारी राज्यों का स्थान उदारीकरण ने ले लिया है। ठीक है, और आप नेक्स्ट बताएंगे हस्तक्षेप की नीति अपनाने से राज्य का कार्य क्षेत्र में कमी आई है। अब वो कार्य क्षेत्र में कमी किस तरह से आई है, जो उसका कार्य सुरक्षा, कानून व्यवस्था और विदेशी संबंधों तक सीमित है। ठीक है, जो कि पहले सरकार के द्वारा शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य सुविधाएं, रोजगार उपलब्ध उस पर उनको विकसित करने में, उन चीजों को प्रोवाइड कराने में ज्यादा ध्यान दिया जाता था। ठीक है, आर्थिक और सामाजिक प्राथमिकताओं का निर्धारण राज्य की बजाय बाजार द्वारा किया जाने लगा। ठीक है, अब जो आर्थिक और सामाजिक जो चीजें हैं उसकी जगह राज्य किस पे, बाजार पे ज्यादा ध्यान देने लग गया, जिससे राज्य की भूमिका और क्षमता में कमजोरी दिखती है जो कल्याणकारी कार्य है उनमें। ठीक है, तो ये आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 6, विश्वव्यापी पारस्परिक जुड़ाव क्या है और इसके कौन कौन से घटक है। पारस्परिक जुड़ाव यानी जो देश एक दूसरे से जुड़े हैं वो वह क्या है, और इसको जोड़ने में किन कौन कौन से साधन है, कौन कौन से घटक है जिन्होंने इसमें तीव्र किया है, इसको सुलभ आसान बनाया है इनको जोड़ने में। विश्वव्यापी पारस्परिक जुड़ाव का अर्थ है विभिन्न देशों का आपस में निकट आना और एक दूसरे पर निर्भर होना। ठीक है, पारस्परिक जुड़ाव क्या है, नॉर्मली आप बता सकते हैं देश विभिन्न देशों के द्वारा, अलग अलग देशों के द्वारा आपस में निकट आना और एक दूसरे पर निर्भर होना। ठीक है, और इसके जो घटक कौन कौन से हैं इनको जोड़ने में, इसको देशों को मतलब निकट लाने में और उनके उसको निर्भर करने में एक दूसरे पर, तो कौन कौन से, संचार और सूचना तकनीकी के विकास से यह प्रक्रिया तेज हुई है। एक कौन कौन से घटक है, संचार और सूचना। ठीक है, आपको इसमें ये बताना, और इसके प्रमुख घटकों में इंटरनेट, टेलीफोन, टेलीग्राफ और माइक्रोचिप शामिल है, जिन्होंने देशों के बीच सहयोग और संपर्क में मजबूत बनाया है। तो पारस्परिक जुड़ाव इस तरीके से जो पारस्परिक जुड़ाव है उसको आप डिफाइन कर सकते हैं, और कौन कौन से घटक है वह भी बता सकते हैं। तो पारस्परिक जुड़ाव क्या है, विभिन्न देशों के क्या आपस में निकट आना और उन पे एक दूसरे का निर्भर होना, और इसमें जो इसका होने का कारण क्या है, संचार और सूचना का तकनीकी का विकास होना। और उसके घटक कौन कौन से, इंटरनेट, टेलीफोन, टेलीग्राफ, माइक्रोचिप, आप इसमें इसके घटक बता सकते हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 7 है वैश्वीकरण की कोई 4 विशेषताएं बताइए। ग्लोबलाइजेशन है उसके कोई 4 विशेषताएं बतानी है, क्वालिटीज बतानी है आपको। ठीक है, तो वैश्वीकरण के प्रमुख विशेषताओं में कौन कौन सी है, उदार पूंजीवादी व्यवस्था का विस्तार शामिल है। तो वैश्वीकरण में जो प्रमुख विशेषता है पहली कौन सी है, उदार पूंजीवादी व्यवस्था, और बाजार की भूमिका बड़ी है। जिससे क्या हुआ, बाजार, जिससे निजीकरण और बाजार की भूमिका बढ़ी है, जिससे निजीकरण हुआ है और बाजार की भूमिका बढ़ी है। आपसी जुड़ाव के कारण विभिन्न देशों के हितों में समानता आई है, और आपको इसका क्या बता, जो इसकी विशेषता क्या है, इसके कारण क्या हुआ है, हितों में, जो विभिन्न देशों के हितों में समानता आई है, और सांस्कृतिक स्तर पर परस्पर अंतः क्रिया बढ़ी है। और इसकी विशेषता में आप ये भी बताएंगे कि जो सांस्कृतिक स्तर है वो वह भी बढ़ा है पर ठीक है, और इसके अतिरिक्त पूंजी, वस्तुओं, सेवाओं और विचारों के प्रवाह में तीव्र गति देखने को मिलती है। ठीक है, किस किस में, पूंजी, वस्तुओं, सेवाओं और विचारों में के प्रभाव में तीव्र गति देखने को मिलती है। तो उसकी 4 विशेषता कौन कौन सी है, पहला उदार पूंजीवादी व्यवस्था का विस्तार होना, निजीकरण और बाजार की भूमिका, ठीक है, बड़ी है, और जिसके कारण देशों के हितों को समानता मिली है, और सांस्कृतिक स्तर पर परस्पर देश एक दूसरे से अंतःक्रिया यानी जुड़े हैं, और इसके अतिरिक्त पूंजी, वस्तुएं, सेवा और विचारों का प्रभाव भी तीव्र हुआ है। तो इस तरीके से जो इसके 4 विशेषता है आप वैश्वीकरण की बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब प्रश्न नंबर 1 है, 6 मार्क्स के क्वेश्चन करेंगे। हमने 2 मार्क्स के क्वेश्चन देखे, आपने किस तरीके से आपके कितने वर्ड्स में लिखने, किस तरीके से आपको उसमें लिखना है अपने पेपर में, और 4 मार्क्स के क्वेश्चन भी देखे। आप देखेंगे 6 मार्क्स क्वेश्चन जो कि आपको 150 से 170 वर्ड्स में लिखने हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है वैश्वीकरण ने भारत को कैसे प्रभावित किया।
तो वैश्वीकरण जो ग्लोबलाइजेशन हो रहा है तो उसने भारत को कैसे प्रभावित किया है, ठीक है, और भारत कैसे वैश्वीकरण को प्रभावित कर रहा है। वैश्वीकरण से भारत कैसे प्रभावित हो रहा है और भारत कैसे वैश्वीकरण को प्रभावित कर रहा है, आपको दोनों चीजें आप क्वेश्चन में बतानी है। तो आप इसमें हम पहले देखेंगे वैश्वीकरण का भारत पर प्रभाव। अब वैश्वीकरण का भारत पर प्रभाव कैसे पड़ रहा है, तो भारत में तीव्र आर्थिक विकास हुआ है। पहला पॉइंट आप बताएंगे, भारत में तीव्र आर्थिक विकास हुआ है। विश्व राजनीति में भारत का महत्व बढ़ा है ठीक है, तो विश्व राजनीति होती है भारत में, उसके भारत में राजनीति में महत्व बढ़ा है भारत का। नए रोजगार अवसर उपलब्ध हुए, जो अन्य देशों के द्वारा भारत में उद्योग इंडस्ट्री लगाई जाती है, जिससे क्या है रोजगार और लोगों को नए अवसर उपलब्ध होते हैं, लोगों को सामान के अच्छे अच्छे मतलब प्रोडक्ट के जो है चॉइसेस मिल जाती है, विकल्प उपलब्ध हो जाते हैं। मजदूरों व किसानों की स्थिति पर कुछ नकारात्मक प्रभाव पड़ा है, लेकिन उसके कुछ नकारात्मक प्रभाव भी है वैश्वीकरण के भारत पर। क्या है, मजदूरों और किसानों की स्थिति पर, यानी जो मजदूरों के द्वारा जो भी उद्योग है उनमें काम किया जाता है तो उनको कम पैसे दिए जाते हैं, ठीक है, और किसानों की स्थिति पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ा है, ठीक है। उन उद्योगों से क्या होता है, प्रदूषण वगैरह पॉल्यूशन वगैरह होता है, तो जिससे किसानों की जो फसल है वह खराब होती है, जिससे आप इसको बता सकते हैं इस पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। घरेलू उद्योगों को वैश्वीकरण प्रतिस्पर्धा झेलनी पड़ी है। अब जो घरेलू उद्योग है उनको वैश्विक प्रतिस्पर्धा क्यों झेलनी पड़ी है, क्योंकि अब जो विकसित देशों की कंपनियां हैं उनके प्रोडक्ट अच्छे हैं, उनकी क्वालिटी अच्छी है, लोग उनको लेना पसंद करेंगे, और जो घरेलू उद्योग है उनके द्वारा इतने अपने सीमित क्षेत्र तक ही उनके उत्पादन को मतलब पहुंचा पाते होंगे, और उनके जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है वह भी अच्छे तरीके से नहीं होती होगी, तो जिससे उनको है वैश्विक प्रतिस्पर्धा का इससे नुकसान हुआ है, ठीक है। और सांस्कृतिक विविधीकरण में वृद्धि, तो सांस्कृतिक विविधीकरण में वृद्धि हुई है, यानी जो पश्चिमी देश की संस्कृति है और जो हमारे देश की संस्कृति है, दोनों का मिक्सअप हो गया है। आदि संस्कृति वो दिखती है, आदि संस्कृति कौन सी, पश्चिमी दिखती है, आदि संस्कृति हमारी, और धीरे धीरे करके पश्चिमी संस्कृति को लोग बढ़ावा दे रहे हैं। तो आप इसमें जो वैश्वीकरण के कौन कौन से पॉइंट बताने, एक तो भारत का आर्थिक विकास हुआ है, दूसरा आप बताएंगे राजनीति में भारत का महत्व बढ़ा है विश्व राजनीति में, ठीक है, और रोजगार एवं अवसर उपलब्ध हुए, लोगों को रोजगार अवसर उपलब्ध हुए, लेकिन इसमें मजदूरों और किसानों को नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। और जो घरेलू उद्योग है उनको क्या हुआ है, जो प्रतिस्पर्धा है उससे जूझना पड़ रहा है, और जो सांस्कृतिक विविधीकरण में वृद्धि हुई है, ठीक है। आप इस तरीके से जो वैश्वीकरण का प्रभाव है भारत पर बता सकते हैं। अब भारत से वैश्वीकरण पर क्या प्रभाव पड़ा, भारत द्वारा सस्ते श्रम के कारण आउट सोर्सिंग में वृद्धि हुई है। अब भारत में क्या है सस्ते श्रम है, तो इससे क्या है आउटसोर्सिंग में वृद्धि हुई है, और युवा जनसंख्या बढ़ती क्रय शक्ति से भारत में आकर्षण का केंद्र बना है। और भारत में क्या है, बहुत बड़ी संख्या में युवा लोग हैं जिनको क्या है रोजगार उपलब्ध नहीं हो पा रहा, और जिससे बढ़ती क्रय शक्ति हुई है से भारत में आकर्षण का केंद्र बना है, जिससे कि जो अन्य देश है वो आकर्षित हो रहे हैं कि वहां पे जाके हम इंडस्ट्री लगाएंगे, कम दामों पर हमें मजदूर उपलब्ध हो जाएंगे, और जो उनकी प्रोडक्टिविटी है वह निकलेगी और उनको फायदा ज्यादा से ज्यादा होगा, ठीक है। सूचना और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत ने वैश्विक पहचान बनाई है। अब जो भारत ने क्या है, जो सूचना है और प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी साइंस में भारत ने अपनी वैश्विक पहचान बनाई है। इस तरीके से भारत द्वारा वैश्वीकरण पर प्रभाव और वैश्वीकरण का भारत पर प्रभाव, आप पॉइंटों को डिफाइन कर सकते हैं कौन कौन से है, ठीक है। प्रश्न नंबर 2 है, क्या आप तर्क से सहमत हैं कि वैश्वीकरण से सांस्कृतिक विविधता बढ़ रही है। आपको ऐसा बताना है कि जो वैश्वीकरण से सांस्कृतिक विविधता यानी वैश्वीकरण जो संस्कृति है उसमें अलग अलग विभिन्नीकरण दिखता है, वो किस प्रकार से आप इसको सहमत हैं। तो आप इसमें उत्तर में लिखेंगे हाँ, मैं इस तर्क से सहमत हूं कि वैश्वीकरण से सांस्कृतिक विविधता बढ़ रही है। आपको लिखना है हाँ मैं इस तर्क से सहमत हूं, क्योंकि हमने अभी पिछले मतलब आपने चैप्टर में पढ़ा होगा वैश्वीकरण से किस प्रकार के लोगों के जीवन में, जीवन शैली में और रहन सहन में, ठीक है, खाने पीने में, कपड़ों में क्या बदलाव आ रहा है, तो सांस्कृतिक विविधता बढ़ी है, ठीक है। आप इसमें बताएंगे कि विभिन्न संस्कृतियों का मेल जोल बढ़ा है, विभिन्न संस्कृतियों का मेल जोल बढ़ा, ठीक है।
जैसे कि जो पश्चिमी संस्कृति है वो भी पश्चिमी संस्कृति यानी जो विकासशील जो विकसित देश है, विकासशील देशों के द्वारा उनकी संस्कृति को अपनाया जा रहा है। विभिन्न देशों के त्योहार मनाने और जानने का अवसर मिला है। और जो विभिन्न एक देश को दूसरे देश के जो त्योहार है उनको मनाने का और त्योहारों को जानने का अवसर मिला है। जैसे गुड फ्राइडे मनाते हैं हम, और क्या मनाते हैं, क्रिसमस डे। ये क्या है, दूसरे देशों के त्योहार है। ठीक है। विदेशी खान पान से खाने के विकल्पों में बढ़ोतरी हुई है। अब जो विदेशी खान पान है उससे भी खानों में बढ़ोतरी हुई है। नीली जींस, टी शर्ट, खादी जैसे वस्त्रों का संयुक्त प्रयोग बढ़ा है। अब क्या है, जो नीली जींस है लोगों के द्वारा उसका उपयोग किया जा रहा है ज्यादा से ज्यादा, टी शर्ट, खादी जैसे वस्त्र। ठीक है। और नेक्स्ट आप बताएंगे जो फिल्में हैं, संगीत, मीडिया के माध्यम से सांस्कृतिक आदान प्रदान हुआ है। अब ज्यादातर आप देखें जो मुख्य जो कारण है सांस्कृतिक आदान प्रदान के कौन कौन से, फिल्में, अब हॉलीवुड मूवी देखते हैं। ठीक है। तो इससे क्या लोगों के द्वारा क्या होता है, पश्चिमी संस्कृति को अपनाया है। उनके संगीत सुनते हैं हम, किस तरीके से वो, ठीक है, वो संगीत सुनते हैं, मीडिया के माध्यम से सांस्कृतिक आदान प्रदान हुआ है। नेक्स्ट आप बताएंगे इंटरनेट और सोशल मीडिया ने विश्व को एक दूसरे के करीब ला दिया है। अब विश्व को एक दूसरे के करीब लाने में कौन कौन सहायक रहा है, इंटरनेट और सोशल मीडिया। ठीक है। अब जो सांस्कृतिक विविधता है कौन कौन से आप इस तरीके से बताएंगे। प्रश्न नंबर 3 है, वैश्वीकरण के मुख्यतः 3 प्रकार कौन से हैं, विवेचना करें। वैश्वीकरण के मुख्यतः 3 प्रकार कौन कौन से हैं? तो आपने पढ़ा होगा कि सांस्कृतिक, सामाजिक, राजनीतिक प्रभाव है, वही आपको बताने और उनको डिफाइन करना है। आर्थिक पहला पॉइंट है, वैश्वीकरण के 3 प्रमुख प्रकार हैं, तो उसमें पहला है आर्थिक प्रभाव। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, बहुराष्ट्रीय कंपनियां और विदेशी निवेश। जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है, एक देश से दूसरे एक देश के द्वारा अन्य देश से क्या किया जा रहा है, व्यापार, जो कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहा जाता है। बहुराष्ट्रीय कंपनियां यानी एक देश में कई देशों की कंपनियां हैं आके क्या हो रही है, निवेश कर रही है। विदेशी निवेश बढ़ा है, लोगों के द्वारा अन्य देश की जो भी शेयर मार्केट है उसमें निवेश किया जा रहा है। तो आर्थिक प्रभाव आप इस तरीके से बताएंगे, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, बहुराष्ट्रीय कंपनियां और विदेशी निवेश। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है राजनीतिक प्रभाव। राजनीतिक प्रभाव किस तरीके से हुआ है, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की भूमिका में वृद्धि और नीतिगत सहयोग। अंतर्राष्ट्रीय जो संगठन है, अब क्या हो रहा है, जो देश, जो अन्य देशों के, अलग अलग देशों के जो मुद्दे होते हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय जो संगठन है उनकी भूमिका में वृद्धि हुई है। ठीक है। और उनके नीतिगत सहयोग। नेक्स्ट आप बताएंगे सांस्कृतिक प्रभाव। सांस्कृतिक प्रभाव, जीवन शैली, लोगों की जीवन शैली में बदलाव आया है। ठीक है। लोगों के भोजन में, पहनावे में और मीडिया का वैश्विक प्रसार हुआ है। ठीक है। लोगों की जीवन शैली बदल रही है, लोगों के जो भोजन, जो खान पीन की चीज है वो भी बदल रही है। ठीक है। और जगह आजकल पिज्जा, चाउमीन, लोग इसको ज्यादा पसंद कर रहे हैं, मोमोस। पहनावे यानी जो नीली जींस है, वेस्टर्न जो जींस है उनको यूज कर रहे हैं। मीडिया का वैश्विक प्रसार हुआ है। ठीक है। इस तरीके से आप क्या बताएंगे, जो इसके 3 प्रकार हैं उसको आप डिफाइन करेंगे। प्रश्न नंबर 4 है, वैश्वीकरण के कारण विकासशील देशों में राज्य की बढ़ती या कम होती भूमिका का वर्णन करें। और जब वैश्वीकरण हो रहा है तो जो विकासशील देश है उनकी जो है कुछ उनके कार्य है तो उसमें उन्होंने कमी भी लाई है और उसकी बढ़त भी हुई है। ठीक है। उनके कार्यों में तो कौन कौन सी चीजें हैं तो आपको बतानी है। तो वैश्वीकरण के कारण विकासशील देशों में राज्य की भूमिका में परिवर्तन आया है। अब वैश्वीकरण के कारण जो विकासशील देश है तो उनकी क्या है, राज्य की भूमिका यानी जो सरकार की भूमिका है उसमें परिवर्तन आया है। पिछले 2-3 दशकों में बहुराष्ट्रीय कंपनियां सस्ते उत्पादन स्थलों की तलाश में इन देशों में आई है। इन देशों में क्यों आई है, क्योंकि यहाँ पे उत्पादन क्या है, उत्पादन स्थलों की तलाश में, जो यहाँ पे जो उत्पादन के जो स्थल है वो सस्ते हैं, इसलिए कुछ 2-3 दशकों में जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां स्थापित हुई है। इससे विदेशी निवेश और अंतरराष्ट्रीय व्यापार में वृद्धि हुई है। जिससे क्या हुआ, तो विदेशी निवेश है और अंतरराष्ट्रीय व्यापार में वृद्धि हुई है। और राज्य की भूमिका प्रत्यक्ष नियंत्रण, तो राज्य की भूमिका यानी डायरेक्ट जो नियंत्रण है से हटकर
नीति निर्धारण, निजीकरण और निवेश को बढ़ावा देने तक सीमित हो गई है। अब जो जो बहुराष्ट्रीय कंपनी है उनके द्वारा देखा गया कि जो यहाँ पे उत्पादन है, उत्पादन स्थल, यानी उनको जो भूमि दी जाएगी तो उसको क्या है, सस्ते दामों पे उन्हें उपलब्ध हो जा रही है और विदेशी निवेश बढ़ाया जिससे, और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में वृद्धि हुई है। ठीक है। अब जो दूसरे देश की कंपनियां हैं विकासशील देशों में आकर लगी है, लगाई गई, तो जिससे क्या है, उनको अगर वो लगाई गई तो वो सीमित है, उनके लिए नीति बनाई जाए। ठीक है, जिसपे नीति बनाना बहुत जरूरी हो गया है और इसीलिए जो देश की सरकार का ध्यान है उस पर ज्यादा रहता है, यानी नीति निर्धारण, निजीकरण और निवेश। ठीक है, इस तरीके से जो राज्य की बढ़ती या कम होती भूमिका को बताएंगे। प्रश्न नंबर 5 है, वैश्वीकरण का प्रतिरोध किन आधारों पर किया जाता है? वैश्वीकरण का विरोध किया जाता है तो कौन कौन से आधार है? ठीक है, तो वे बताने आपको। तो उत्तर में लिखेंगे वैश्वीकरण का प्रतिरोध निम्नलिखित आधारों पर किया जाता है। पहला आपको बताना है आर्थिक आधार। आर्थिक आधार किस तरीके से है? वैश्वीकरण से विकसित देशों और बहुराष्ट्रीय कंपनियों को अधिक लाभ हुआ है, जबकि विकासशील देशों की स्थानीय अर्थव्यवस्था कमजोर हुई है। अब जो आर्थिक आधार है उसमें जो वैश्वीकरण से क्या हुआ है, जो विकसित देश है उनको और बहुराष्ट्रीय कंपनियों को ज्यादा लाभ हुआ है और जो विकासशील देश है उनको कम लाभ हुआ है, उनकी स्थानीय अर्थव्यवस्था क्या हुई है, कमजोर हुई है। और जो विकसित देश है उनको किस तरीके से हुआ, क्योंकि जो पॉलिसी बनाई जाती है, जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में पॉलिसी बनाई जाती है, तो ज्यादातर किसकी होती है, विकसित देशों की पॉलिसी होती है, उन्हीं के नियम कानून चलते हैं, तो इससे उन्हीं को ज्यादा फायदा हुआ है। तो इस तरीके से इसका विरोध किया जाता है। इस कारण शीत युद्ध के बाद की व्यवस्था, शीत युद्ध के बाद की व्यवस्था से कैसे उसका प्रतिरोध किया जाता है? शीत युद्ध के बाद विश्व एक खुली अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की ओर बढ़ा। शीत युद्ध समाप्त हुआ, जिससे क्या हुआ, एक खुली आर्थिक अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की ओर बढ़ा विश्व। ठीक है, जिससे एक ध्रुवीय व्यवस्था के रूप में देखा गया। कैसे देखा गया? एक ध्रुवीय व्यवस्था के रूप में। नेक्स्ट आपको बताना है 2008 की वैश्विक आर्थिक मंदी। अब 2008 की जो वैश्विक आर्थिक मंदी हुई है तो उसको इन्होंने क्या बताया, एक कारण बताया है इसके विरोध का। तो इस संकट ने वैश्वीकरण की अस्थिरता को उजागर किया और बेरोजगारी व गरीबी बढ़ी है। ऐसा यानी जो वैश्वीकरण में चीजें होती है वो स्थिर नहीं है, स्टेबल नहीं है। ठीक है, इसको अस्थिर बताया है और जो बेरोजगारी है और गरीबी है उसको दिखाया है। ठीक है, सामाजिक आधार। सामाजिक आधार कौन कौन से? इससे सामाजिक असमानता बढ़ी है और आम लोगों के हित प्रभावित हुए हैं। जो आम लोग हैं उनके हित प्रभावित हुए, यानी जो मजदूर है, जैसे कि मजदूरों के द्वारा इंडस्ट्री, जैसे अन्य देशों के द्वारा जो है कंपनियां लगाई जाती है उसमें क्या किया जाता है, कार्य किया जाता है, तो उनको जो है जो सैलरी मिलनी चाहिए वह सैलरी नहीं मिलती है। जैसे इस तरीके से आप बोल सकते हैं जो आम लोगों का हित प्रभावित हुआ है, जो आम लोगों के हित है वे प्रभावित हुए, उनसे ज्यादा काम कराया जाता है। ठीक है, उनके जो एग्रीमेंट बनाए जाते हैं उन पर लिखा बताया और कुछ जाता है और करते और कुछ है। सामाजिक असमानता बढ़ी है। ठीक है, सामाजिक असमानता बढ़ी है। नेक्स्ट पॉइंट आप बताएंगे राष्ट्रीय हित। राष्ट्रीय हित को देखते हुए इसका प्रतिरोध कैसे किया जाता है? तो कई देशों को लगा कि वैश्वीकरण से उनकी संप्रभुता और नीति निर्माण की स्वतंत्रता कम हो रही है। संप्रभुता होता है, संप्रभुता का अर्थ होता है निर्णय लेने की शक्ति। ठीक है, निर्णय लेने की शक्ति, आजादी बोल सकते हैं आप। जो निर्णय लेने की शक्ति है राज्यों के पास, जो राष्ट्रों को लग रहा है कि जो निर्णय लेने की शक्ति हमारी वह कम हो रही है। ठीक है, और नीति निर्माण की स्वतंत्रता कम हो रही है, यानी उनके द्वारा जो नीति बनाई जा रही है वह भी कम हो रही है। जैसे कि हमने पढ़ा कि जो विकसित देश है उनकी जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है उसमें जो नीतियां बनती है उन किसकी चलती है? विकसित देशों की। तो इसीलिए जो उनकी नीति निर्माण की स्वतंत्रता कम हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो है जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है 6 मार्क्स के क्वेश्चन है वो यहाँ पे हमारे खत्म होते हैं। ठीक है, आपको वीडियो कैसी लगी आप कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।